हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है एथरनेट लैन्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स को बेसिकली हम अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरिया नेटवर्क्स में डिवाइड करते हैं। वैसे तो हम इसकी कई डिविजन्स कर सकते हैं, लेकिन इनमें से दो पॉपुलर कैटेगरीज हैं, लैन्स यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क्स और वैन्स यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। लैन या लोकल एरिया नेटवर्क एक रूम, शॉप या स्मॉल ऑफिस से लेके किसी बिल्डिंग के कई फ्लोर्स तक फैला हो सकता है, लेकिन फिजिकली वो एक ही लोकेशन पे होगा। जबकि वैन या वाइड एरिया नेटवर्क में ये लैन्स जो कि फिजिकली अलग अलग लोकेशन पे हो और उनके बीच में कनेक्टिविटी हो, तो उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। जैसे कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के दो अलग अलग फिजिकल लोकेशन के ऊपर जो ऑफिसेज हैं, जब उनके नेटवर्क्स के बीच में आपस में कनेक्टिविटी होगी तो उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट्स के बीच की कनेक्टिविटी को ही वैन की कैटेगरी में रखा जाता है। कोई फ्रेंचाइजी ऑफिस या स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस भी जब किसी और फिजिकल लोकेशन के ऊपर रखे हुए नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो उसे भी हम वैन्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। लैन्स को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक वायर्ड लैन जिसमें सभी नेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स वो थ्रू वायर्स या केबल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। जबकि दूसरी कैटेगरी है वायरलेस लैन्स की, जो कि वायरलेसली या विदाउट केबल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। और आज के लैन्स में वायर्ड और वायरलेस लैन्स दोनों तरह के लैन टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं और आपके नेटवर्क के वायरलेस डिवाइसेस के यूजर्स वायर्ड डिवाइसेस के यूजर्स के साथ आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलिए लैन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। लैन्स जब स्मॉल एरिया में होते हैं, जैसे कि एक घर या किसी स्मॉल ऑफिस में, तो उसे सोहो या स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस लैन्स कहा जाता है। इस तरह के लैन्स में नेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स या लैपटॉप्स, केबल्स या वायर्स को यूज करके किसी सेंट्रलाइज्ड डिवाइस जैसे कि स्विच के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करती हैं। जब ये डिवाइसेस किसी दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना चाहती हैं, तो इसके लिए आपको अपने नेटवर्क में एक राउटर भी इंस्टॉल करना होता है और इसी राउटर के थ्रू वो इंटरनेट से या अपने कॉर्पोरेट नेटवर्क से कनेक्ट हो सकती हैं। आजकल के सोहो लैन्स में या स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस लैन्स में वायर्ड के साथ साथ आपको वायरलेस डिवाइसेस भी देखने को मिलते हैं। ये वायरलेस डिवाइसेस एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस जिसे कि एक्सेस पॉइंट कहा जाता है, उसके थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते हैं और इसी डिवाइस में से एक वायर्ड कनेक्शन स्विच के साथ कनेक्टेड होता है, जिसकी हेल्प से ये वायरलेस डिवाइसेस वायर्ड डिवाइसेस के साथ भी आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। ये एक्सेस पॉइंट एक तरह से वायरलेस स्विच की तरह काम करता है और लैन की वायरलेस डिवाइसेस को कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। अगर इस तरह का नेटवर्क किसी कॉर्पोरेट या एंटरप्राइज नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना चाहता है, तो आप सर्विस प्रोवाइडर से लीज लाइन या फ्रेम रिलेज की सर्विसेज भी ले सकते हैं। ये राउटर्स, ये स्विचेस, ये एक्सेस पॉइंट्स, इन सब के ऊपर हमने पहले से वीडियो सीरीज बना रखी हैं। अगर आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए हुए हैं उसे क्लिक करके इससे रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। इस लैन में जो हमारा फोकस रहेगा वो इस वायर्ड पार्ट के ऊपर रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आजकल के नेटवर्क्स में हो सकता है आपको ये तीन डिवाइसेस, राउटर, स्विचेस और एक्सेस पॉइंट्स अलग अलग देखने को ना मिले, बल्कि इनकी जगह पे एक ही डिवाइस जिसे कि वायरलेस राउटर कहा जाता है और जिसे कि ISR यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर्स की कैटेगरी में रखा जाता है, ऐसा कोई डिवाइस देखने को मिले। ये डिवाइस जैसे कि आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिए हुए पिक्चर में दिख रहा होगा, इसमें 4 लैन पोर्ट्स हैं जो कि स्विच की तरह एक्ट करते हैं। एक इंटरनेट पोर्ट है जिससे कि ये इंटरनेट वर्किंग करवा सके, यानी कि ये राउटर की तरह एक्ट करेगा और इसके साथ साथ ये वायरलेस डिवाइस भी है और एक्सेस पॉइंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है। तो आजकल के सोहोज में या आपको अपने घर में इस तरह का ही कोई डिवाइस दिखेगा जो कि राउटर, स्विच और एक्सेस पॉइंट की सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई 2 डिवाइसेस उसमें इंटीग्रेटेड हो। सोहो के बाद एक दूसरे टाइप का लैन डिस्कस करते हैं जिसे कि एंटरप्राइज लैन कहा जाता है। एंटरप्राइज लैन एक पूरी बिल्डिंग में हो सकता है या बिल्डिंग के कुछ फ्लोर्स के ऊपर हो सकता है, जहां पे हर एक फ्लोर में जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेस हो, वो आपस में तो कम्युनिकेट कर ही रहे होंगे। इसके साथ साथ वो कनेक्टेड होते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से, जिसकी हेल्प से बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर्स के ऊपर ये नेटवर्किंग डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी कि डिवाइस किसी भी फ्लोर पे हो और वो किसी दूसरे फ्लोर के ऊपर रखे हुए डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ऐसा पॉसिबल होता है प्रोवाइडेड उसे इस तरह का यूज करने की परमिशंस हो।
ये लैन्स इंटरनेट वर्किंग के लिए राउटर्स को यूज करती हैं, जिसकी हेल्प से ये अपने एंटरप्राइज नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, यानी कि मेन ऑफिस या ब्रांच ऑफिस के साथ इसकी कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश्ड होती है। लैन्स के बारे में इतना जानने के बाद अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एथरनेट कहाँ पे फिट बैठता है, यानी कि इस तरह के लैन्स में एथरनेट का क्या यूज है। आज के समय में एथरनेट सबसे पॉपुलर वायर्ड लैन टेक्नोलॉजी है, यानी कि लैन और एथरनेट आपस में पर्यायवाची की तरह यूज होते हैं। अगर हम मार्केट से लैन कार्ड खरीदते हैं तो वेंडर आपको एथरनेट कार्ड ही देता है, यानी कि ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई है कि एथरनेट का मतलब आज लैन और लैन का मतलब ये हो गया है कि वो एथरनेट लैन ही होगी। एथरनेट को IEEE ने डिफाइन किया है और इसे IEEE 802.3 स्टैंडर्ड भी कहा जाता है, लेकिन ओरिजिनली इसे IEEE ने डेवलप नहीं किया और इसका इतिहास 40 साल से भी पुराना है। एक्सपेरिमेंटल एथरनेट के बाद जो पहला ऑफिशियल एथरनेट बनाया वो 3 कंपनीज ने मिलकर बनाया था, जिसमें DEC, इंटेल और Xerox शामिल थी। लेकिन इसके बाद इस स्टैंडर्ड को अच्छे से डिफाइन करने के लिए ताकि सभी मैन्युफैक्चरर्स इसे अडॉप्ट कर सकें, IEEE ने इस स्टैंडर्ड को डिफाइन किया। अगर हम एथरनेट की बात करें तो ये कोई इकलौता प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि कंप्लीट फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स है जो कि OSI मॉडल के फिजिकल और डेटा लिंक लेयर्स के ऊपर वर्क करते हैं। ये लैन स्टैंडर्ड्स ये डिफाइन करते हैं कि आपके लैन में यूज होने वाली केबल किस टाइप्स की होंगी। जैसे कि आजकल एथरनेट में 2 पॉपुलर केबल टाइप्स हैं, UTP यानी कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जो कि एक टाइप की कॉपर केबल होती है, और दूसरी है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो एथरनेट किस तरह की केबल्स लैन कनेक्टिविटी के लिए यूज होंगी उसे डिफाइन करता है। इसके साथ साथ किस तरह के कनेक्टर्स को यूज किया जाएगा ताकि एथरनेट कार्ड्स जो कि एंड डिवाइसेस के ऊपर रखे हुए हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाया जा सके। तो UTP केबल्स के साथ RJ45 कनेक्टर्स जो कि 8 पिन कनेक्टर्स होते हैं ये यूज होते हैं। और इसके साथ साथ एथरनेट ये भी डिफाइन करता है कि वो सभी डिवाइसेस जो एथरनेट कार्ड्स को, केबल्स को, कनेक्टर्स को यानी कि एथरनेट स्टैंडर्ड को यूज कर रही हैं वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगी। उसके लिए एथरनेट में प्रोटोकॉल रूल्स हैं, ये कैसे डेटा कम्युनिकेशन होगा, ये सिंप्लेक्स होगा, ड्यूप्लेक्स होगा या एरर डिटेक्शन के लिए किस टेक्निक को यूज किया जाएगा, ये सभी चीजें एथरनेट स्टैंडर्ड में डिफाइंड हैं। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि एथरनेट हमें हर एक वो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है जिसे कि वायर्ड लैन को क्रिएट करने में यूज किया जाता है। एथरनेट की पॉपुलैरिटी का एक कारण इसकी केबल्स और कनेक्टर्स का सस्ता होना भी है। एथरनेट स्टैंडर्ड में डेटा ट्रांसफर रेट्स 10 Mbps से लेके 100 Gbps तक हो सकते हैं, लेकिन ये भी डिपेंड करता है टाइप ऑफ केबल्स पे और इसके साथ साथ सेगमेंट लेंथ पे, यानी कि कितनी डिस्टेंस पे हम ये डेटा सेंड करना चाहते हैं। चलिए इसे एक टेबुलर फॉर्म में देखते हैं ताकि हमें इसके बारे में और भी क्लैरिटी हो सके। एथरनेट में यूज होने वाले कुछ कॉमन स्टैंडर्ड्स आपके सामने आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें इनके कॉमन नेम्स, इनके फॉर्मल IEEE नेम्स, इनफॉर्मल नेम्स, इनकी स्पीड और किस टाइप का केबल ये यूज करते हैं, मैक्सिमम लेंथ यानी कि किस लेंथ तक ये मैक्सिमम इस स्पीड पे डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे कि एथरनेट स्टैंडर्ड जिसका कि फॉर्मल IEEE नेम है 802.3। आप ध्यान दीजिए, एथरनेट हो, फास्ट एथरनेट हो, गीगाबिट एथरनेट हो या 10 गीगा एथरनेट हो, सभी के सभी का जो फॉर्मल नेम है वो स्टार्ट हो रहा है IEEE स्टैंडर्ड 802.3 से, यानी कि बेस सबका सेम है, लेकिन उसके बाद उसे फास्ट करने के लिए या अलग तरह की केबल को यूज करने के लिए उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत है उस स्टैंडर्ड में, उन चीजों को डिफाइन किया गया है। इसी तरीके से आप इनफॉर्मल स्टैंडर्ड नेम को देखिए, जहाँ पे एथरनेट का नाम 10BASE-T है। आप यहाँ पे इस कॉलम को भी देखिए तो आप 10BASE-T के नीचे देखेंगे कि 100BASE-T है, 1000BASE-T है। ये इनफॉर्मल स्टैंडर्ड नेम भी आपको यूज होने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताता है, जैसे कि अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले आप स्पीड का कॉलम देखिए, जहाँ पे 10 Mbps, 100 Mbps ये मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट्स हैं, यानी कि अगर आइडियल कंडीशन हो तो इस रेट पे डेटा ट्रांसफर होता है। इसके अलावा केबल टाइप्स, जहाँ पे कॉपर आपको दिखेगा, थर्ड रो में अगर आप देखेंगे तो फाइबर ऑप्टिक केबल यूज हो रही है, और यहाँ पे सेगमेंट लेंथ या मैक्सिमम लेंथ 5000 मीटर है, जबकि जहाँ पे कॉपर केबल यूज हो रही है वहाँ पे 100 मीटर्स का सेगमेंट लेंथ है।
इसके अलावा भी कुछ और एथरनेट स्टैंडर्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो कुछ पॉपुलर हैं या CCNA लेवल में आपको जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए वो मैंने डिस्कस किया है। आप इसके बारे में इंटरनेट पे और ज्यादा एक्सप्लोर करें। यहाँ पे मैं आपको इनफॉर्मल स्टैंडर्ड नेम्स के बारे में बता रहा था, जैसे कि एथरनेट का इनफॉर्मल नेम है 10BASE-T। ये पूरा का पूरा नाम किसी चीज को डिफाइन करता है। यहाँ पे 10 रिप्रेजेंट करता है इसकी बैंडविड्थ को, जो कि है 10 Mbps, यानी कि मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट जो होगा वो 10 Mbps होगा। इसी तरीके से आप इसके नीचे आइए, वहां पे 100 बेस है, तो देखिए डेटा ट्रांसफर रेट या स्पीड 100 Mbps है और 1000 वाले में ये 1000 Mbps है, यानी कि ये पार्ट 10, 100 या 1000 स्पीड या बैंडविड्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके आगे है बेस। बेस रिप्रेजेंट करता है कि ये बेसबैंड टेक्निक को यूज करता है। केबल्स अपने डेटा ट्रांसफर के लिए बेसबैंड या ब्रॉडबैंड टेक्निक्स को यूज कर सकती हैं, तो एथरनेट या एथरनेट के ये स्टैंडर्ड्स बेसबैंड टेक्निक को यूज करते हैं। और इसके लास्ट पार्ट में है टी। तो आप एक चीज का ध्यान रखिए कि जहां पे भी वर्ड टी आ रहा है वहां पे हम ट्विस्टेड पेयर कॉपर केबल को यूज करते हैं, जबकि इसके अलावा कोई और वर्ड आता है तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि वहां पे हम फाइबर केबल को यूज करें। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि जहां पे टी आ जाता है वहां पे ट्विस्टेड पेयर कॉपर केबल यूज होती है, और इसके अलावा LX आ जाए, FX आ जाए या कुछ भी आ जाए, X से हम फाइबर ऑप्टिक केबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे इस एथरनेट स्टैंडर्ड में फाइबर ऑप्टिक केबल यूज हो रही होगी। क्वेश्चन टाइम। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि एथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क या लैन के किस पार्ट के स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता है। आपकी ऑप्शंस हैं A वायर्ड लैन, B वायरलेस लैन या फिर C बोथ। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। नए और लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। हमने एथरनेट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जाना। नेक्स्ट लैन में यूज होने वाली केबल्स के बारे में जानेंगे। बिल्डिंग लोकल एरिया नेटवर्क यूजिंग एथरनेट में आपका स्वागत है। हम लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होने वाले फिजिकल डिवाइसेस या हार्डवेयर डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्योंकि बात एथरनेट लैन्स की हो रही है, तो इस वीडियो में हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो होगा रिलेटेड टू वायर्ड लैन्स। एथरनेट लैन क्रिएट करने के लिए आपके पास ऐसे डिवाइसेस होने चाहिए जो कि आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हो, जैसे कि पीसीज, लैपटॉप, और इन पीसीज और लैपटॉप्स के ऊपर एथरनेट कार्ड्स या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स होने चाहिए। एथरनेट टेक्नोलॉजी बहुत ही पॉपुलर है, इसलिए आजकल जो भी मदरबोर्ड्स आते हैं उनके ऊपर एथरनेट कार्ड्स या नेटवर्क कार्ड्स इंटीग्रेटेड होते हैं। और आपको शायद ही कोई ऐसा मदरबोर्ड मिले जिसके ऊपर एथरनेट कार्ड या लैन कार्ड की ऑप्शन अवेलेबल ना हो। उस केस में आपको मदरबोर्ड पे NIC इंस्टॉल करना होगा। इन डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए आपके पास एथरनेट को सपोर्ट करने वाली केबल होनी चाहिए। अगर आपके नेटवर्क में 2 से अधिक डिवाइसेस हैं, तो आपको एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस भी परचेज करना होगा, जिसे कि स्विच कहा जाता है। अगर आप इस नेटवर्क को किसी दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक इंटरनेट वर्किंग डिवाइस भी खरीदना होगा, जिसे कि राउटर कहा जाता है। स्विचेस और राउटर्स के ऊपर हमने पहले से बहुत वीडियोस क्रिएट कर रखी हैं। अगर आप चाहें तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स को क्लिक करके ले सकते हैं। और इस वीडियो का मकसद है एथरनेट में यूज होने वाली सबसे पॉपुलर केबल को डिस्कस करना। नेटवर्क में पीसीज को कनेक्ट करने के लिए आपके पास एथरनेट कार्ड्स या नेटवर्क कार्ड्स होने चाहिए, और इन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए आप फाइबर ऑप्टिक केबल को यूज कर सकते हैं या फिर कॉपर केबल को। लेकिन अपनी कॉस्ट की वजह से हम ट्विस्टेड पेयर केबल्स को यूज करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल्स, जैसे कि आपको नाम से आइडिया लग रहा होगा और स्क्रीन पर दिए हुए पिक्चर से भी आपको दिख रहा होगा कि इस केबल के वायर्स आपस में ट्विस्टेड होते हैं। ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स भी 2 टाइप्स की होती हैं, UTP यानी कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और STP यानी कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। STP केबल शील्डेड होती है, यानी कि इस केबल में फॉयल लगा होता है ताकि EMI या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से ज्यादा प्रोटेक्शन मिल सके। इन केबल्स में वायर्स भी इसीलिए ट्विस्टेड रहती हैं ताकि EMI के इफेक्ट को या क्रॉस टॉक के इफेक्ट को कम किया जा सके। अगर हम केबल्स को आपस में ट्विस्ट कर देते हैं तो दोनों की EMIs आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देती हैं, जिससे कि EMI का और क्रॉस टॉक का इफेक्ट काफी हद तक कम हो जाता है।
इन केबल टाइप्स में भी UTP ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसकी कॉस्ट STP से भी काफी कम होती है। इन केबल्स के एंड पे हम RJ45 कनेक्टर्स लगाते हैं। RJ45 कनेक्टर्स 8 पिन कनेक्टर्स होते हैं और ये कनेक्टर्स टेलीफोन केबल्स में यूज होने वाले RJ11 कनेक्टर से थोड़े से बड़े होते हैं। इन कनेक्टर्स को केबल्स के एंड पे इंस्टॉल किया जाता है और फिर हम इन एंड्स को अपने नेटवर्क के दूसरे डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे कि इस RJ45 कनेक्टर को हम PC या लैपटॉप के RJ45 पोर्ट से कनेक्ट करेंगे, जबकि इसका दूसरा एंड हम सेंट्रलाइज्ड डिवाइस जैसे कि स्विच या हब से कनेक्ट करेंगे। आजकल के नेटवर्क्स में आपको स्विचेस ही देखने को मिलेंगे और इन स्विचेस के RJ45 पोर्ट्स पे आप इस RJ45 कनेक्टर को कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा इंटरनेटवर्किंग में यूज होने वाली डिवाइस जैसे कि राउटर पे भी आप इसी तरह की केबल और कनेक्टर यूज करेंगे। और अगर आपके नेटवर्क में वायरलेस डिवाइसेस भी हैं, तो आपको एक केबल वायरलेस एक्सेस पॉइंट या राउटर पे भी कनेक्ट करनी होगी ताकि वायरलेस डिवाइसेस वायर्ड डिवाइसेस के साथ आपस में कम्युनिकेट कर सकें। चलिए UTP केबल के बारे में थोड़ा और अधिक जानकारी लेते हैं। UTP केबल में 4 पेयर्स ऑफ वायर्स होती हैं, 4 पेयर्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ वायर्स 8 होती हैं। इन पेयर्स के कलर इस तरह से होते हैं जैसे कि ब्लू और व्हाइट ब्लू का एक पेयर होता है। इस पेयर में एक केबल ब्लू होती है और दूसरी केबल व्हाइट होती है, लेकिन उसके ऊपर ब्लू कलर की स्ट्राइप होती है। इसी तरीके से ऑरेंज और उसी पेयर में दूसरी केबल या वायर व्हाइट ऑरेंज होती है। इसमें भी एक केबल ऑरेंज कलर की होगी और दूसरी व्हाइट कलर की, लेकिन उसके ऊपर ऑरेंज कलर का स्ट्राइप होगा। जब हम केबल्स बनाएंगे तो आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। इसी तरीके से 2 और पेयर्स होते हैं, ब्राउन और ब्राउन व्हाइट का और एक और ग्रीन व्हाइट का। इन UTP केबल्स को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आजकल जो सबसे पॉपुलर कैटेगरीज हैं उनमें से है Cat 5, Cat 5e और Cat 6। यहाँ पे Cat वर्ड कैटेगरी से ही आया है। ये केबल टाइप्स या कैटेगरीज ये डिफाइन करती हैं कि एक पर्टिकुलर UTP केबल कितनी बैंडविड्थ को सपोर्ट करती है और हम इसे किस टाइप के एथरनेट नेटवर्क में यूज कर सकते हैं। जैसे कि Cat 5 केबल 100 Mbps तक का डेटा ट्रांसफर कर सकती है और इसे हम फास्ट एथरनेट में यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके डिवाइसेस गीगाबिट एथरनेट को सपोर्ट करती हैं, तो आप Cat 5e और Cat 6 केबल्स को यूज कर सकते हैं। ये दोनों गीगाबिट एथरनेट में 1000 Mbps तक डेटा ट्रांसफर कर सकती हैं। लेकिन ये डेटा ट्रांसफर रेट भी कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे जहाँ पे ये मेंशन्ड है कि Cat 6 केबल 10 Gbps एथरनेट को भी सपोर्ट करती है। लेकिन टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज Cat 5e और Cat 6 केबल्स अप टू 100 Mbps डेटा को ही ट्रांसफर कर सकती हैं, यानी कि मैक्सिमम बैंडविड्थ 1 गीगाबिट पर सेकंड ही है। इनमें से भी Cat 5e केबल अपनी कॉस्ट की वजह से ज्यादा पॉपुलर है। अब यहाँ पे ये पता कैसे लगे कि एक पर्टिकुलर केबल किस कैटेगरी की है, तो ये बहुत ही आसान है। आप केबल के ऊपर देख के ही ये पता लगा सकते हैं कि ये किस कैटेगरी की केबल है। केबल्स के ऊपर लगभग हर मीटर के बाद इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रिंटेड होती है और वहाँ से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि केबल की कैटेगरी 5 है, 5e है या फिर 6 है। अब से कुछ समय पहले तक एक और कैटेगरी भी बड़ी पॉपुलर थी, Cat 3। Cat 3 केबल एथरनेट में यूज होती थी, यानी कि ये मैक्सिमम 10 Mbps पे डेटा ट्रांसफर कर सकती थी। इस वीडियो में हमने एथरनेट में सबसे अधिक यूज होने वाली UTP केबल के बारे में कुछ जानकारी ली। नेक्स्ट वीडियो में हम एथरनेट कार्ड्स के पिनआउट्स के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि किस टाइप की केबल किन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने में यूज की जाती है और वो केबल यूज करने का रीजन क्या है। क्वेश्चन टाइम। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि हम एथरनेट में जब UTP केबल यूज करते हैं तो वहाँ पे हम कौन सा कनेक्टर यूज करते हैं। आपकी ऑप्शंस हैं A RJ45 कनेक्टर, B RJ11 कनेक्टर या फिर C RJ39 कनेक्टर। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। नए और लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। चलिए सीखते हैं एथरनेट, फास्ट एथरनेट और गीगाबिट एथरनेट में यूज होने वाले नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के पिनआउट्स के बारे में।
और इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि किसी नेटवर्क में अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए किस टाइप की केबल्स को यूज किया जाता है, यानी कि नेटवर्क में हम कहाँ पे स्ट्रेट केबल और कहाँ पे क्रॉस केबल यूज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हमारे नेटवर्क में हम दो पीसीस को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं। इन दोनों पीसीस के ऊपर एथरनेट कार्ड इंस्टॉल्ड है, या ऐसा भी हो सकता है कि एथरनेट कार्ड मदरबोर्ड के ऊपर ही इंटीग्रेटेड हो। इनमें से कोई भी केस हो, लेकिन जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एथरनेट स्टैंडर्ड को फॉलो करता है उसके पिन आउट्स इस तरीके से होते हैं, जैसे कि एथरनेट सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब हम ट्विस्टेड पेयर केबल्स यूज करते हैं तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स में 4 पेयर्स या टोटल नंबर ऑफ केबल्स 8 होती हैं। इसी तरीके से एथरनेट कार्ड जिसपे RJ45 कनेक्टर कनेक्ट होता है, वहाँ पे भी 8 पिन्स होते हैं। इन 8 पिन्स में से कुछ पिन्स एज अ ट्रांसमीटर एक्ट करते हैं, यानी कि इन पिन्स में से डेटा को सेंड किया जाता है, और कुछ पिन्स एज अ रिसीवर एक्ट करते हैं, यानी कि वहाँ पे डेटा को रिसीव किया जाता है। पीसी के ऊपर लगे हुए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स में पिन 1 और पिन 2 एज अ सेंडर एक्ट करते हैं, यानी कि पिन 1 और पिन 2 से डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है और ये ट्रांसमीटर होते हैं। इसी तरीके से पिन 3 और पिन 6 एज अ रिसीवर एक्ट करते हैं, यानी कि पिन नंबर 3 और पिन नंबर 6 से डेटा को रिसीव किया जाता है। अगर आप नेटवर्क में कोई दो पीसीस को डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं तो दूसरे साइड के पीसी में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि वो भी एथरनेट स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, यानी कि पिन 1 और 2 ट्रांसमीटर की तरह एक्ट करते हैं, या इसे हम सेंडर पिन्स भी कह सकते हैं, और पिन 3 और 6 एज अ रिसीवर एक्ट करते हैं। अब अगर यहाँ पे आप चाहते हैं कि PC1 PC2 को डेटा सेंड कर सके और उसके बीच में कम्युनिकेशन हो सके, तो आपको PC1 के सेंडर को PC2 के रिसीवर के साथ कनेक्ट करना होगा, यानी कि एक साइड के पिन 1 को दूसरी साइड के पिन 3 के साथ कनेक्ट करना होगा। इसी तरीके से पिन 2 को दूसरे साइड के पिन 6 के साथ कनेक्ट करना होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड के पीसी के पिन 1 और 2 को मैंने पिन 3 और पिन 6 के साथ कनेक्ट किया है। बिल्कुल इसी तरीके से राइट साइड के पीसी के पिन 1 को हम लेफ्ट साइड के पीसी के पिन 3 के साथ कनेक्ट करेंगे और पिन 2 को पिन 6 के साथ। इस तरह की केबल को क्रॉस केबल कहा जाता है, यानी कि जब भी हम पीसी टू पीसी डायरेक्ट कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उनके बीच में हम क्रॉस केबल को यूज करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर CCNA लेवल पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। एक सिंपल चीज याद रखिए, 1, 2 और 3, 6, यानी कि एक साइड के पिन 1 और 2 को आप दूसरी साइड के पिन 3 और 6 के साथ कनेक्ट करेंगे। ये क्रॉस केबल एथरनेट यानी कि 10 Mbps वाले नेटवर्क और फास्ट एथरनेट यानी कि 100 Mbps वाले नेटवर्क के ऊपर प्रॉपरली वर्क करेगी। लेकिन अगर आप गीगाबिट एथरनेट को यूज कर रहे हैं तो आपको सभी चारों पेयर्स यूज करने होंगे और आपके केबल्स का पिन आउट कुछ इस तरीके से होगा। क्रॉस केबल के केस में लेफ्ट साइड के पीसी का पिन 4 दूसरे साइड के यानी कि राइट साइड के 7 के साथ कनेक्ट होगा, जबकि लेफ्ट साइड का पिन 5 राइट साइड के पीसी के पिन 8 से कनेक्ट होगा। और बिल्कुल दूसरी साइड भी ऐसा ही होगा, यानी कि पिन 4 पिन 7 के साथ और पिन 5 राइट साइड के पीसी के पिन 8 के साथ कनेक्ट होगा। तो अगर आप गीगाबिट एथरनेट को यूज कर रहे हैं तो आपको इस तरह की क्रॉस केबल क्रिएट करनी होगी, तभी आप अप टू 1000 Mbps तक डेटा को ट्रांसफर कर पाएंगे। पीसी टू पीसी जो केबल यूज होगी उसे समझने के बाद हम देखते हैं कि अगर हमारे नेटवर्क में स्विच इंस्टॉल्ड हो, और आपको अक्सर ऐसा देखने को ही मिलेगा कि लोकल एरिया नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस स्विच के साथ कनेक्टेड होंगे, तो आप जानते हैं कि अगर पीसी टू स्विच केबल बनानी हो या यूज करनी हो तो हम किस तरह की केबल को यूज करेंगे। इस केस में भी पीसी के पिन आउट्स या पीसी के ऊपर जो एथरनेट कार्ड है उसके पिन आउट्स सेम रहेंगे, यानी कि 1 और 2 एज अ ट्रांसमीटर एक्ट करेंगे और 3 और 6 एज अ रिसीवर्स एक्ट करेंगे। लेकिन स्विच के पिन आउट्स कुछ डिफरेंट होते हैं। स्विचेस में पिन 1 और 2 रिसीवर पिन्स होते हैं, जबकि पिन 3 और 6 सेंडर पिन्स होते हैं, यानी कि एज अ ट्रांसमीटर एक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सेंडर्स और रिसीवर्स बिल्कुल आमने सामने हैं। तो यहाँ पे जो हम केबल यूज करेंगे उसे कहा जाता है स्ट्रेट केबल, यानी कि पीसी का पिन 1 हम स्विच के पिन 1 से कनेक्ट करेंगे, पिन 2 से पीसी के पिन 3 को स्विच के पिन 3 से, और इसी तरीके से सभी वायर्स डायरेक्टली दूसरी साइड के पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको CCNA में आ सकता है, तो आप ध्यान रखिए कि पीसी टू स्विच जब भी हम केबल यूज करेंगे तो वो होगी स्ट्रेट केबल। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। उसके लिए हम देखते हैं
कि अगर हमें पीसी टू पीसी आपस में कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करनी हो तो उसमें हमारे पीसी के पिन 1 और 2 एज अ सेंडर्स एक्ट करते हैं और पिन 3 और 6 एज अ रिसीवर्स एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम केबल यूज करेंगे उसमें फर्स्ट पिन की कनेक्टिविटी दूसरे साइड के पिन 3 के साथ होगी ताकि सेंडर और रिसीवर आपस में जुड़ सकें, और इसी तरीके से पिन 2 की कनेक्टिविटी दूसरी साइड के पिन 6 के साथ होगी ताकि सेंडर्स और रिसीवर्स का आपस में कम्युनिकेशन हो पाए। और अगर आप गीगाबिट एथरनेट को यूज कर रहे हैं तो पिन 4 दूसरी साइड के पिन 7 के साथ और पिन 5 दूसरी साइड के पिन 8 के साथ कनेक्ट होगी। यानी कि पीसी टू पीसी कनेक्टिविटी के लिए जो हम केबल यूज करेंगे वो होगी क्रॉस केबल। इसी तरीके से अगर आप पीसी टू स्विच कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी पीसी के पिन आउट्स तो वही रहेंगे जो अभी हमने देखे हैं, यानी कि पिन 1 और 2 ट्रांसमीटर्स हैं जबकि पिन 3 और 6 रिसीवर्स हैं। लेकिन स्विच या हब के पिन आउट्स कुछ डिफरेंट होते हैं। यहाँ पिन 1 और पिन 2 रिसीवर्स होते हैं जबकि पिन 3 और 6 ट्रांसमीटर्स होते हैं। यहाँ पे भी हम सेंडर्स और रिसीवर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जो हम केबल यूज करते हैं वो होती है स्ट्रेट केबल। इसी स्ट्रेट केबल को, क्योंकि हमने सभी पिन आउट्स को आपस में कनेक्ट किया है, आप गीगाबिट एथरनेट में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके नेटवर्क में एक से ज्यादा स्विच हैं, तो आप उनके बीच में जब भी कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे तो आपको इन्हीं पिन आउट्स को ध्यान रखना होगा। मान लीजिए आप स्विच टू स्विच या हब टू हब या स्विच टू हब या हब टू स्विच कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो इस केस में दोनों साइड पे पिन 1 और पिन 2 एज अ रिसीवर्स होते हैं जबकि पिन 3 और पिन 6 एज अ ट्रांसमीटर्स होते हैं। तो यहाँ पे भी 1 2 3 6 का रूल अप्लाई होता है, यानी कि लेफ्ट साइड के पिन 1 को हम राइट साइड के पिन 3 के साथ और लेफ्ट साइड के पिन 2 को हम राइट साइड के पिन 6 के साथ कनेक्ट करते हैं। इसी तरीके से राइट साइड के पिन 1 और 2 को हम लेफ्ट साइड के पिन 3 और 6 के साथ कनेक्ट करते हैं। गीगाबिट में पिन 4, 5 और 7, 8 भी यूज होते हैं जैसे कि पीसी के केस में हुआ था, यानी कि यहाँ पे भी हम जो केबल यूज करते हैं वो होती है क्रॉस केबल। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर आप इस नेटवर्क को किसी दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको एक इंटरनेटवर्किंग डिवाइस चाहिए जैसे कि राउटर, और इस स्विच या हब में से एक केबल निकल के इस राउटर के साथ कनेक्ट होती है। तो इसके बीच में हम कैसी केबल यूज करेंगे इसे भी समझते हैं। स्विच या हब में फर्स्ट और सेकंड पिन एज अ रिसीवर्स होती हैं जबकि थर्ड और सिक्स्थ पिन एज अ सेंडर्स होती हैं। लेकिन राउटर के केस में पिन 1 और 2 सेंडर होती हैं, यानी कि ये एज अ ट्रांसमीटर एक्ट करती हैं, जबकि पिन 3 और 6 एज अ रिसीवर्स होती हैं। तो यहाँ पे हमें सेंडर्स और रिसीवर्स को आपस में कनेक्ट करना होगा जो कि बिल्कुल आमने सामने है। तो यहाँ पे भी 1 to 1 कनेक्टिविटी हो जाएगी, यानी कि पिन 1 के साथ, पिन 2 के साथ, 3 के साथ, और इसी तरीके से सभी के सभी 8 केबल डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगी। और इस टाइप के केबल को हम स्ट्रेट केबल कहते हैं। तो स्विच टू राउटर कनेक्टिविटी के लिए हम स्ट्रेट केबल्स यूज करते हैं। ये चार्ट आप अपने माइंड में रखिए, और अगर आपको ये समझ ना आए तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि CCNA एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। मान लीजिए आप PC टू राउटर डायरेक्ट कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कौन सी केबल यूज करेंगे। तो आप देखिए, इस केस में PC में फर्स्ट और सेकंड पिंस एज अ सेंडर एक्ट करती हैं, जबकि थर्ड और सिक्स्थ पिन रिसीवर्स होते हैं। और इसी तरीके से राउटर में भी फर्स्ट और सेकंड पिंस ट्रांसमीटर होती हैं, जबकि थर्ड और सिक्स्थ पिन रिसीवर्स होती हैं। तो सेंडर को रिसीवर से जोड़ने के लिए हमें यहाँ पे क्रॉस केबल को यूज करना होगा, यानी कि वही रूल 1 2 3 6 को फॉलो करना होगा। और अगर आप गीगाबिट यूज कर रहे हैं तो पिन 4 और 5 को दूसरे साइड के पिन 7 और 8 के साथ कनेक्ट करना होगा, यानी कि PC टू राउटर हम क्रॉस केबल को यूज करते हैं। क्वेश्चन टाइम। चलिए आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि हम PC टू स्विच कनेक्टिविटी के लिए किस टाइप की केबल को यूज करते हैं। आपकी ऑप्शंस हैं A स्ट्रेट केबल या फिर B क्रॉस केबल। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। नए और लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हमने एथरनेट के पिन आउट्स के बारे में जाना, और ये भी जाना कि हम अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए किस टाइप की केबल्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये केबल्स को क्रिएट करना सीखेंगे और साथ ही साथ इसके स्टैंडर्ड्स के बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एथरनेट लैन में चलिए हम जानते हैं
TIA, EIA 568A और 568B स्टैंडर्ड्स के बारे में। ये दोनों स्टैंडर्ड एक जैसा ही काम करते हैं। ये स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से हम UTP केबल जैसे कि CAT3 केबल, CAT5 केबल या फिर CAT5E केबल को RJ45 कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे। यानी कि UTP केबल की जो कि 4 पेयर केबल होती है, उनमें से कौन सा पेयर RJ45 कनेक्टर के फर्स्ट पिन से कनेक्ट होगा, या दूसरे शब्दों में कहें कि केबल को कनेक्टर से कनेक्ट करने के लिए हम क्या कलर कोडिंग यूज करेंगे। ये दोनों के दोनों स्टैंडर्ड्स हाई स्पीड डेटा को एंश्योर करते हैं और दोनों के दोनों स्टैंडर्ड्स ही बहुत पॉपुलर हैं। ऐसा कहा जाता है कि 568B एंटरप्राइज नेटवर्क्स में यूज किया जाता है, जबकि 568A स्टैंडर्ड होम नेटवर्क्स के लिए है। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि एक स्टैंडर्ड से क्रिएट की गई केबल दूसरे स्टैंडर्ड से क्रिएट की हुई केबल से बेहतर हो। यानी कि दोनों के दोनों स्टैंडर्ड्स सिमिलर कंडीशंस में सिमिलर ही परफॉर्मेंस देते हैं। इन स्टैंडर्ड्स में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि हम इसमें यूज होने वाले 4 पेयर्स में से 2 पेयर्स को कैसे यूज करते हैं। वो 2 पेयर्स जिनमें चेंज आता है वो है ऑरेंज और ग्रीन। ये चेंज क्या है और TIA 568A और 568B में हम किस तरह की कलर कोडिंग यूज करते हैं, उसे हम जरा और डिटेल में समझते हैं। अगर आप TIA EIA 568A स्टैंडर्ड को यूज कर रहे हैं तो आपके UTP केबल के 4 पेयर्स में से फर्स्ट वायर को जब आप कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे तो 568A स्टैंडर्ड में पहली वायर व्हाइट ग्रीन यूज होगी। यानी कि पिन 1 पे आपको व्हाइट ग्रीन केबल यूज करनी है, सेकंड पिन पे ग्रीन, थर्ड पिन पे ऑरेंज व्हाइट, फोर्थ पिन पे ब्लू, फिफ्थ पिन पे व्हाइट ब्लू, सिक्स्थ पिन पे ऑरेंज, सेवंथ पिन पे व्हाइट ब्राउन और 8th पिन पे ब्राउन। अगर आपको कनेक्टर पे इस तरह की कलर कोडिंग मिले तो आप इसे 568A स्टैंडर्ड से क्रिएट की हुई केबल कह सकते हैं। इसी तरीके से TIA EIA 568B स्टैंडर्ड में थोड़ा सा चेंज है। इसमें फर्स्ट पिन व्हाइट ऑरेंज वायर की होती है, सेकंड पिन ऑरेंज की, थर्ड पिन व्हाइट ग्रीन, फोर्थ पिन ब्लू, फिफ्थ पिन व्हाइट ब्लू, सिक्स्थ पिन ग्रीन, सेवंथ पिन व्हाइट ब्राउन और 8th पिन ब्राउन। तो आप देखिए इन दोनों ही स्टैंडर्ड्स में जो डिफरेंस है वो यही है कि ग्रीन और ऑरेंज पेयर्स की केबल्स दोनों स्टैंडर्ड्स में अलग पिन्स के साथ कनेक्ट हो रही हैं। इन्हीं स्टैंडर्ड्स को यूज करके अगर आप स्ट्रेट केबल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल सेम टाइप से केबल्स दूसरे एंड पे रखे हुए कनेक्टर से कनेक्ट करने होंगे। यानी कि अगर आप 568A स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं तो आपके केबल के दोनों साइड के कनेक्टर्स पे फर्स्ट पिन व्हाइट ग्रीन होनी चाहिए और उसी प्रकार से ग्रीन, थर्ड पिन व्हाइट ऑरेंज, और जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस तरीके से अगर आप वायर्स को दोनों एंड के कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे तो केबल स्ट्रेट होगी। अगर आप 568B स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं तो भी आपको दोनों एंड्स पे लगने वाले कनेक्टर्स पे फर्स्ट वायर व्हाइट ऑरेंज को कनेक्ट करना होगा और सेकंड ऑरेंज, और इसी तरह से जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 568B स्टैंडर्ड में कि थर्ड पिन व्हाइट ग्रीन है, फोर्थ ब्लू, और इसी तरह से आगे भी दोनों एंड के कनेक्टर्स पे एक ही स्टैंडर्ड या कलर कोडिंग से जब केबल क्रिएट की जाती है तो वो स्ट्रेट केबल बन जाती है। लेकिन अगर आपको क्रॉस केबल यूज करना हो तो आप क्रॉस केबल कैसे क्रिएट करेंगे। एथरनेट लैन के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्रॉस केबल को क्रिएट करने के लिए आपको एक साइड के पिन 1 को दूसरे साइड के पिन 3rd से कनेक्ट करना होता है। इसी तरीके से पिन 2 को पिन 6 के साथ, और यही रूल को फॉलो करते हुए दूसरी साइड के पिन 1 को पहली वाली साइड के पिन 3rd के साथ और पिन 2 को पिन 6 के साथ। इसे हम 1 2 3 6 रूल भी कहते हैं। तो इस रूल को फॉलो करने से केबल क्रॉस बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप एक बात पर ध्यान दीजिए कि क्रॉस केबल में TIA EIA 568A और TIA EIA 568B दोनों स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं। यानी कि अगर आप एक एंड पे 568A कलर कोडिंग को यूज करते हुए RJ45 कनेक्टर से कनेक्ट करें और दूसरे एंड पे 568B स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए केबल को RJ45 कनेक्टर से कनेक्ट करें तो केबल क्रॉस बन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि क्रॉस केबल में 568A और 568B दोनों स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं। चलिए इतना जानने के बाद ये भी जान लें कि RJ45 कनेक्टर में फर्स्ट पिन कौन सी होती है। आप अपने स्क्रीन पर दिए हुए कनेक्टर के पिक्चर को देखिए। अगर हम RJ45 कनेक्टर को इस तरह से रखें कि उसका लॉक नीचे की तरफ हो और उसके मेटल पिन्स ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ से जो फर्स्ट पिन होती है उसे पिन 1 कहा जाता है। और इसी तरीके से जैसा कि आप अपने सामने दी हुई पिक्चर में देख सकते हैं, पिन 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 की पिन पोजीशंस आपको दिखाई दे रही हैं।
और इन्हीं पोजीशंस को यूज करके आप 568A या 568B किसी भी स्टैंडर्ड को यूज करके अपनी जरूरत के अनुसार स्ट्रेट केबल्स या क्रॉस केबल्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि अगर आप केबल के दोनों एंड्स पे एक ही स्टैंडर्ड लगाएंगे, चाहे वो 568A स्टैंडर्ड हो या 568B स्टैंडर्ड हो, तो आपकी केबल स्ट्रेट केबल बनती है। लेकिन अगर आप केबल के एक एंड पे 568A स्टैंडर्ड यूज करें और दूसरे एंड पे 568B स्टैंडर्ड को यूज करें, तो उस केस में केबल क्रॉस केबल बन जाती है। क्वेश्चन टाइम। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि अगर हम TIA EIA 568B स्टैंडर्ड को यूज करें तो इससे हमें TIA EIA 568A स्टैंडर्ड से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। आपकी ऑप्शंस हैं A यस मिलती है या फिर B नो कोई परफॉर्मेंस एडवांटेज नहीं मिलती। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। चलिए हम सीखते हैं कि हम UTP केबल और RJ45 कनेक्टर्स को यूज करते हुए क्रॉस केबल कैसे बना सकते हैं। क्रॉस केबल बनाने के लिए आपको TIA EIA 568A और TIA EIA 568B दोनों स्टैंडर्ड्स को यूज करना पड़ता है। इन दोनों स्टैंडर्ड्स की कलर कोडिंग आपके सामने स्क्रीन पर है। क्रॉस केबल में 1 2 3 6 रूल को यूज किया जाता है। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर दी हुई कलर कोडिंग को यूज करते हुए क्रॉस केबल बनाने का तरीका सीखते हैं। केबल बनाने के लिए हमें जो टूल्स चाहिए पहले उनकी जानकारी ले लेते हैं। केबल बनाने के लिए आपको क्रिम्पिंग टूल, केबल स्ट्रिपर, केबल कटर, RJ45 कनेक्टर और UTP केबल चाहिए। यहाँ पर मैं CAT6 केबल को यूज कर रहा हूँ। आप CAT5 या 5E को भी यूज कर सकते हैं। आजकल मार्केट में जो क्रिम्पिंग टूल अवेलेबल हैं वो 3-in-1 हैं, यानी कि वो केबल क्रिम्पिंग का काम तो करते ही हैं, इसके साथ साथ इनमें केबल कटर और केबल स्ट्रिपर भी इंटीग्रेटेड होता है। ये देखिए क्रिम्पिंग टूल का ये पार्ट एज अ केबल कटर काम करता है और ये हिस्सा एज अ केबल स्ट्रिपर काम करता है। केबल स्ट्रिपर से हम केबल का आउटर कवर रिमूव करते हैं या उतारते हैं। आप इस तरह से केबल और क्रिम्पिंग टूल को पकड़िए और सबसे पहले केबल के एंड या एज को क्लीन या सीधा करने के लिए सबसे पहले इसे कॉर्नर से कट कीजिए और इसके बाद आप इसी टूल में इंटीग्रेटेड केबल स्ट्रिपर की हेल्प से, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, केबल का आउटर कवर अलग कीजिए। इसके लिए लगभग 2 इंच का केबल का हिस्सा केबल स्ट्रिपर में रखिए और फिर केबल को राउंड घुमाइए। केबल स्ट्रिपर की बनावट इस तरह से होती है कि ये सिर्फ केबल के आउटर कवर को ही कट करता है। इसके बाद आप इसे इस तरह से राउंड घुमाइए और आउटर कवर को केबल से अलग कर दीजिए। यहाँ देखिए आपको एक धागा, जिसे कि केवलर फाइबर कहा जाता है, और वायर्स के 4 ट्विस्टेड पेयर्स दिखेंगे। केवलर फाइबर केबल को स्ट्रेंथ देने के लिए होता है। आगे बढ़ने से पहले आप ये चेक कर लें कि स्ट्रिपिंग में कोई वायर या केबल कहीं से कट तो नहीं गई। ये पार्ट, जिसे सेपरेटर कहा जाता है, इसे भी कट कर लीजिए। आप इन ट्विस्टेड पेयर केबल्स या वायर्स के ट्विस्ट को खोल दें। इसके बाद आप इसे कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। क्रॉस केबल के एक साइड पे TIA EIA 568A स्टैंडर्ड और दूसरी साइड 568B स्टैंडर्ड यूज होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं TIA EIA 568B स्टैंडर्ड से, जिसकी कलर कोडिंग में फर्स्ट वायर ऑरेंज व्हाइट, फिर व्हाइट ग्रीन, उसके बाद ब्लू, फिर ब्लू व्हाइट, फिर ग्रीन, ब्राउन व्हाइट और ब्राउन। वायर्स को कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग सेट करते हुए आप इस तरीके से इन्हें खींच के सीधा या स्ट्रेट भी करते रहें, ताकि बाद में इन्हें कट करने में और फिर RJ45 कनेक्टर में इंसर्ट करने में आसानी हो। इन चारों पेयर्स को अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग सेट करने के बाद हमें इन्हें बराबर करने के लिए कटर को यूज करना है। आप ये चेक कर लें कि कलर कोडिंग सही है या नहीं। ये सही है। अब हम क्रिम्पिंग टूल में इनबिल्ट कटर के साथ इन्हें सीधा या बराबर कट कर लेते हैं। ये देखिए ये सभी बराबर हैं। इसके बाद RJ45 कनेक्टर लीजिए। ये कनेक्टर मेरे राइट हैंड में है। इसका लॉक नीचे की तरफ है। इसकी मेटल पिन्स वाली साइड
ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, यानी कि इसकी डायरेक्शन मेरे राइट साइड की तरफ है। अगर हम कनेक्टर को ऐसे पकड़ते हैं तो 4 फिंगर के साथ ये जो पिन है इसे पिन फर्स्ट या पिन 1 माना जाएगा। अब हम केबल को इस RJ45 कनेक्टर में इंसर्ट करते हैं और इसे अंदर की तरफ जोर से प्रेस करते हैं ताकि ये वायर्स या केबल एज तक पहुंच जाएं। इसे वेरीफाई कीजिए और इसके बाद आप क्रिम्पिंग टूल से इसे क्रिम्प कर दीजिए। इस टूल से हम कई तरह के कनेक्टर्स को क्रिम्प कर सकते हैं। हम मिडल वाले क्रिम्पर को यूज करेंगे। आप इस कनेक्टर को मिडल क्रिम्पर में इंसर्ट कीजिए और जोर से क्रिम्पिंग टूल को इस तरह से प्रेस कीजिए। आपको चटक की आवाज सुनाई देगी। अब आप इसे खींचकर टेस्ट कीजिए कि केबल लूज तो नहीं है या ये बाहर को तो नहीं निकल आती, और आपकी केबल का एक एंड रेडी हो गया है। इसे टेस्ट करने के बाद इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए क्रॉस केबल बनाने के लिए केबल के दूसरे एंड पे 568A स्टैंडर्ड को यूज करते हुए केबल को RJ45 कनेक्टर से क्रिम्प करेंगे। चलिए इसे भी देखते हैं कैसे। केबल के एंड या एज को क्लीन या सीधा करने के लिए सबसे पहले इसे कॉर्नर से कट कीजिए। केबल का आउटर कवर अलग कीजिए। इसके लिए लगभग 2 इंच का केबल का हिस्सा केबल स्ट्रिपर में रखिए और फिर केबल को राउंड घुमाइए। आप इन ट्विस्टेड पेयर केबल्स या वायर्स के ट्विस्ट को खोल दें। इसके बाद आप इसे कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। TIA EIA 568A स्टैंडर्ड की कलर कोडिंग आपके सामने स्क्रीन पर है। आप इन वायर्स को इस तरह से सीधा या स्ट्रेट भी करते रहें ताकि इन्हें सेट करने में आसानी हो। इन चारों पेयर्स को अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग सेट करने के बाद हमें इन्हें बराबर करने के लिए कटर को यूज करना है। अब हम क्रिम्पिंग टूल में इनबिल्ट कटर के साथ इन्हें सीधा या बराबर कट कर लेते हैं। आप ये चेक कर लें कि कलर कोडिंग सही है या नहीं। इसके बाद RJ45 कनेक्टर लीजिए। इसका लॉक नीचे की तरफ है। अगर हम कनेक्टर को ऐसे पकड़ते हैं तो 4 फिंगर के साथ ये जो पिन है इसे पिन फर्स्ट या पिन 1 माना जाएगा। अब हम केबल को इस RJ45 कनेक्टर में इंसर्ट करते हैं और इसे अंदर की तरफ जोर से प्रेस करते हैं ताकि ये वायर्स या केबल एज तक पहुंच जाएं। इसे वेरीफाई कीजिए और इसके बाद आप क्रिम्पिंग टूल से इसे क्रिम्प कर दीजिए। इस टूल से हम कई तरह के कनेक्टर्स को क्रिम्प कर सकते हैं। हम मिडल वाले क्रिम्पर को यूज करेंगे। आप इस कनेक्टर को मिडल क्रिम्पर में इंसर्ट कीजिए और जोर से क्रिम्पिंग टूल को इस तरह से प्रेस कीजिए। अब आप इसे खींचकर टेस्ट कीजिए कि केबल लूज तो नहीं है या ये बाहर को तो नहीं निकल आती। अब आपकी केबल दोनों एंड्स पे तैयार है। क्वेश्चन टाइम। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि TIA EIA 568B स्टैंडर्ड में फर्स्ट पिन के साथ जिस वायर या केबल को कनेक्ट किया जाता है उसका कलर क्या होता है। आपकी ऑप्शंस है A व्हाइट ऑरेंज या ऑरेंज व्हाइट, B ग्रीन व्हाइट या फिर C ऑरेंज। आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। चलिए हम सीखते हैं कि हम एथरनेट में स्ट्रेट केबल कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में हम स्ट्रेट केबल बनाने के लिए TIA EIA 568A स्टैंडर्ड को यूज करेंगे, जिसकी की कलर कोडिंग आपके सामने स्क्रीन पर है। इस स्टैंडर्ड में फर्स्ट पिन ग्रीन व्हाइट या व्हाइट ग्रीन होती है, सेकंड पिन ग्रीन, थर्ड ऑरेंज व्हाइट, फोर्थ ब्लू, फिफ्थ ब्लू व्हाइट, सिक्स ऑरेंज, सेवन व्हाइट ब्राउन और एट ब्राउन।
इसी तरह से केबल के दूसरी साइड भी यही कलर कोडिंग यूज होगी, जिसे कि हम RJ45 कनेक्टर में क्रिम्प करेंगे। तो चलिए सीखते हैं कि TIA EIA 568A स्टैंडर्ड को यूज करते हुए हम स्ट्रेट केबल कैसे बना सकते हैं। स्ट्रेट केबल बनाने के लिए हमें जो टूल्स चाहिए, पहले उनकी जानकारी ले लेते हैं। केबल बनाने के लिए आपको क्रिम्पिंग टूल, केबल स्ट्रिपर, केबल कटर, RJ45 कनेक्टर और UTP केबल चाहिए। यहाँ पर मैं CAT6 केबल को यूज कर रहा हूँ। आप CAT5 या 5E को भी यूज कर सकते हैं। आजकल मार्केट में जो क्रिम्पिंग टूल अवेलेबल हैं, वो 3-in-1 हैं, यानी कि वो केबल क्रिम्पिंग का काम तो करते ही हैं, इसके साथ साथ इनमें केबल कटर और केबल स्ट्रिपर भी इंटीग्रेटेड होता है। ये देखिए, क्रिम्पिंग टूल का ये पार्ट एज अ केबल कटर काम करता है और ये हिस्सा एज अ केबल स्ट्रिपर काम करता है। केबल स्ट्रिपर से हम केबल का आउटर कवर रिमूव करते हैं या उतारते हैं। आप इस तरह से केबल और क्रिम्पिंग टूल को पकड़िए और सबसे पहले केबल के एंड या एज को क्लीन या सीधा करने के लिए सबसे पहले इसे कॉर्नर से कट कीजिए और इसके बाद आप इसी टूल में इंटीग्रेटेड केबल स्ट्रिपर की हेल्प से, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, केबल का आउटर कवर अलग कीजिए। इसके लिए लगभग 2 इंच का केबल का हिस्सा केबल स्ट्रिपर में रखिए और फिर केबल को राउंड घुमाइए। केबल स्ट्रिपर की बनावट इस तरह से होती है कि ये सिर्फ केबल के आउटर कवर को ही कट करता है और इसके अंदर जो भी वायर्स हैं वो सेफ रहती हैं। इसके बाद आप इसे इस तरह से राउंड घुमाइए और आउटर कवर को केबल से अलग कर दीजिए। यहाँ देखिए, आपको एक धागा, जिसे कि केवलर फाइबर कहा जाता है, और वायर्स के 4 ट्विस्टेड पेयर्स दिखेंगे। केवलर फाइबर केबल को स्ट्रेंथ देने के लिए होता है। आगे बढ़ने से पहले आप ये चेक कर लें कि स्ट्रिपिंग में कोई वायर या केबल कहीं से कट तो नहीं गई। कुछ इस तरह से। इसे वेरीफाई करने के बाद आप इन ट्विस्टेड पेयर केबल्स या वायर्स के ट्विस्ट को खोल दें। इसके बाद आप इसे कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। हमने डिसाइड किया है कि हम TIA EIA 568A स्टैंडर्ड को यूज करते हुए स्ट्रेट केबल बनाएंगे। इसकी कलर कोडिंग आपके सामने स्क्रीन पर है। इसी के अकॉर्डिंग मैं ये स्ट्रेट केबल बनाऊंगा। इसमें सबसे पहले ग्रीन व्हाइट, फिर ग्रीन, फिर ऑरेंज व्हाइट, ब्लू, ब्लू व्हाइट, ऑरेंज, ब्राउन व्हाइट और ब्राउन, इस तरह से केबल्स को सेट करेंगे। आप इन वायर्स को इस तरह से सीधा या स्ट्रेट भी करते रहें ताकि इन्हें सेट करने में आसानी हो। इन चारों पेयर्स को अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग सेट करने के बाद हमें इन्हें बराबर करने के लिए कटर को यूज करना है। आप ये चेक कर लें कि कलर कोडिंग सही है या नहीं। ये सही है। अब हम क्रिम्पिंग टूल में इनबिल्ट कटर के साथ इन्हें सीधा या बराबर कट कर लेते हैं। ये देखिए, ये सभी बराबर हैं। इसके बाद RJ45 कनेक्टर लीजिए। ये कनेक्टर मेरे राइट हैंड में है। इसका लॉक नीचे की तरफ है। इसकी मेटल पिन्स वाली साइड ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, यानी कि इसकी डायरेक्शन मेरे राइट साइड की तरफ है। अगर हम कनेक्टर को ऐसे पकड़ते हैं तो 4 फिंगर के साथ ये जो पिन है, इसे पिन फर्स्ट या पिन 1 माना जाएगा। अब हम केबल को इस RJ45 कनेक्टर में इंसर्ट करते हैं और इसे अंदर की तरफ जोर से प्रेस करते हैं ताकि ये वायर्स या केबल एज तक पहुंच जाएं। इसे वेरीफाई कीजिए और इसके बाद आप क्रिम्पिंग टूल से इसे क्रिम्प कर दीजिए। इस टूल से हम कई तरह के कनेक्टर्स को क्रिम्प कर सकते हैं। हम मिडल वाले क्रिम्पर को यूज करेंगे। आप इस कनेक्टर को मिडल क्रिम्पर में इंसर्ट कीजिए और जोर से क्रिम्पिंग टूल को इस तरह से प्रेस कीजिए। आपको चटक की आवाज सुनाई देगी और आपकी केबल का एक एंड रेडी हो गया है। अब आप इसे खींचकर टेस्ट कीजिए कि केबल लूज तो नहीं है या ये बाहर को तो नहीं निकल आती। इसे टेस्ट करने के बाद इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए
हम इस केबल के दूसरे एंड पर भी इसी कलर कोडिंग के साथ केबल कनेक्टर क्रिम्प करेंगे। चलिए इसे भी देखते हैं कैसे। केबल के एंड या एज को क्लीन या सीधा करने के लिए सबसे पहले इसे कॉर्नर से कट कीजिए। केबल का आउटर कवर अलग कीजिए। इसके लिए लगभग 2 इंच का केबल का हिस्सा केबल स्ट्रिपर में रखिए और फिर केबल को राउंड घुमाइए। आप इन ट्विस्टेड पेयर केबल्स या वायर्स के ट्विस्ट को खोल दें। इसके बाद आप इसे कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। हमने डिसाइड किया है कि हम TIA EIA 568A स्टैंडर्ड को यूज करते हुए स्ट्रेट केबल बनाएंगे। इसकी कलर कोडिंग आपके सामने स्क्रीन पर है। आप इन वायर्स को इस तरह से सीधा या स्ट्रेट भी करते रहें ताकि इन्हें सेट करने में आसानी हो। इन चारों पेयर्स को अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग सेट करने के बाद हमें इन्हें बराबर करने के लिए कटर को यूज करना है। अब हम क्रिम्पिंग टूल में इनबिल्ट कटर के साथ इन्हें सीधा या बराबर कट कर लेते हैं। आप ये चेक कर लें कि कलर कोडिंग सही है या नहीं। इसके बाद RJ45 कनेक्टर लीजिए। इसका लॉक नीचे की तरफ है। अगर हम कनेक्टर को ऐसे पकड़ते हैं तो 4 फिंगर के साथ ये जो पिन है इसे पिन फर्स्ट या पिन 1 माना जाएगा। अब हम केबल को इस RJ45 कनेक्टर में इंसर्ट करते हैं और इसे अंदर की तरफ जोर से प्रेस करते हैं ताकि ये वायर्स या केबल एज तक पहुंच जाएं। इसे वेरीफाई कीजिए और इसके बाद आप क्रिम्पिंग टूल से इसे क्रिम्प कर दीजिए। इस टूल से हम कई तरह के कनेक्टर्स को क्रिम्प कर सकते हैं। हम मिडल वाले क्रिम्पर को यूज करेंगे। आप इस कनेक्टर को मिडल क्रिम्पर में इंसर्ट कीजिए और जोर से क्रिम्पिंग टूल को इस तरह से प्रेस कीजिए। अब आप इसे खींचकर टेस्ट कीजिए कि केबल लूज तो नहीं है या ये बाहर को तो नहीं निकल आती। अब आपकी केबल दोनों एंड्स पे तैयार है और आपकी स्ट्रेट केबल रेडी है। क्वेश्चन टाइम। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि TIA EIA 568A स्टैंडर्ड की कलर कोडिंग में हम फर्स्ट पिन के साथ किस वायर को कनेक्ट करते हैं। आपकी ऑप्शंस हैं A व्हाइट ग्रीन या ग्रीन व्हाइट, B ऑरेंज या फिर C व्हाइट ऑरेंज। आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। हम जानेंगे एथरनेट में फाइबर ऑप्टिक केबल्स का यूज क्यों और कहां होता है। वैसे तो हमारे लैन्स में UTP केबल्स लगभग सभी जरूरतें पूरा कर देती हैं और ये सस्ती भी होती हैं। लेकिन लैन्स में फाइबर ऑप्टिक केबल्स का यूज कुछ कारणों से हो सकता है, जैसे कि अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंस पर डेटा सेंड करना हो या कई और रीजंस भी हो सकते हैं। चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो से रिलेटेड CCNA एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो की टॉपिक्स हैं उन्हें मैं लास्ट में समराइज करूंगा, तो आप वीडियो एंड तक देखें। फाइबर ऑप्टिक 2 वर्ड से मिलकर बना है, फाइबर और ऑप्टिक। फाइबर का मतलब है ऐसे सब्सटेंसेस या मटेरियल जो कि थ्रेड्स या धागों से मिलकर बने हों, और ऑप्टिक्स जो कि लाइट से रिलेटेड हो। लाइट्स की प्रॉपर्टीज जैसे कि ट्रांसमिशन, डिफ्लेक्शन आदि को स्टडी करने को कहा जाता है। और फाइबर ऑप्टिक केबल का मतलब ऐसी केबल जो कि फाइबर और ऑप्टिक का प्रयोग करती हो। फाइबर ऑप्टिक केबल्स डेटा को सेंड करने के लिए यानी कि बिट्स या 0 और 1 को सेंड करने के लिए लाइट और ग्लास या कांच का यूज करती है। इसके साथ साथ साइंस के एक लॉ जिसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है, उसका भी यूज किया जाता है। ये बात सुनने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ग्लास या कांच तो बहुत ही नाजुक होता है और जल्दी टूट जाता है,
तो उसे केबल में कैसे यूज किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल्स में फाइबर ग्लास का यूज किया जाता है, जो कि फ्लेक्सिबल होता है, और इसी वजह से फाइबर ऑप्टिक केबल्स को कुछ हद तक घुमाया और मोड़ा जा सकता है। चलिए अब मैं आपसे इसी वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूं। आप मुझे बताइए कि यूटीपी और फाइबर ऑप्टिक केबल्स में से कौन सी केबल महंगी होती है। आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप कीजिए। आमतौर पर फाइबर ऑप्टिक केबल्स के कंपोनेंट्स इस प्रकार होते हैं। फाइबर ग्लास फाइबर ऑप्टिक केबल्स के सेंटर या कोर में होती है। इसी के थ्रू लाइट पास होती है और कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। इसके बाद क्लैडिंग होती है। जब किसी मटेरियल की किसी और मटेरियल पर कोटिंग की जाती है या स्किन चढ़ाई जाती है तो उसे क्लैडिंग कहते हैं। क्लैडिंग लाइट बीम को कोर से बाहर नहीं जाने देती और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फेनोमेना से ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जिससे कि लाइट बीम कोर के अंदर ट्रांसमिट हो सके। इसके ऊपर की 3 लेयर्स बफर, स्ट्रेंथनर और आउटर जैकेट केबल को मजबूती प्रदान करती हैं और अंदर की लेयर्स को प्रोटेक्ट करती हैं, जिससे कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स इंस्टॉल करना और मैनेज करना आसान हो जाता है। जब भी लाइट बीम फाइबर ऑप्टिक केबल से गुजरती है तो क्लैडिंग उसे बाहर नहीं जाने देती। फाइबर ऑप्टिक केबल्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मल्टी मोड और सिंगल मोड। चलिए इन्हें एक एक करके जानते हैं। सिंगल मोड में केवल एक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट वेव एमिट होती है, जैसे कि स्क्रीन पर एक लेजर बीम से फाइबर ऑप्टिक केबल से लाइट मूव कर रही है। मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल्स में मल्टी मोड्स या एंगल्स पे लाइट और वेव्स कोर से पास होती हैं, जैसे कि स्क्रीन पर लाइट एमिटिंग डायोड या एलईडी कोर में एक साइड से लाइट बीम सेंड कर रहा है। एग्जाम और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल्स और मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूटीपी केबल से अधिक डिस्टेंस कवर कर सकती हैं और कंप्लीट इंस्टॉलेशन सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल से सस्ता पड़ता है। सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल्स ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती हैं, लेकिन कंप्लीट इंस्टॉलेशन अगर इसे कंपेयर करें यूटीपी से और मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक से तो इन दोनों से सबसे ज्यादा महंगी या कॉस्टली इंस्टॉलेशन सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल्स की होती है। चलिए अब केबल की बात करते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल के दोनों किनारे या दोनों एंड्स पर ट्रांसमीटर और रिसीवर्स लगे होते हैं, जो कि लाइट बीम्स या कंप्यूटर नेटवर्क्स में बिट्स ट्रांसमिट और रिसीव करने के काम आते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल्स को एथरनेट लैन में यूज करने के लिए आपको ऐसे एथरनेट स्विच की जरूरत होती है जो कि इसे सपोर्ट करता हो, यानी कि इसके ऊपर एसपीएफ या एसपीएफ प्लस पोर्ट्स हों। एसपीएफ का मतलब है स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल ट्रांसरिसीवर्स। ये एक तरह के प्लग होते हैं जो ट्रांसमिशन और रिसीविंग का काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये हॉट प्लगेबल होते हैं, यानी कि आप जब आपका स्विच ऑन हो तभी आप इसमें केबल लगा भी सकते हैं और केबल को हटा भी सकते हैं, और ये आपके टेलीकम्युनिकेशन और डेटा कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एसपीएफ यानी कि स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल ट्रांसरिसीवर्स। ये पोर्ट्स आपके स्विचेस में इनबिल्ट भी हो सकते हैं या मॉड्यूलर स्विच में आप कार्ड या मॉड्यूल से इन्हें ऐड भी कर सकते हैं। एसपीएफ पोर्ट्स कई तरह के 10 जीबीपीएस फाइबर स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करते हैं। कुछ स्टैंडर्ड्स आपके स्क्रीन पर हैं, जैसे कि 10G बेस एस। यहाँ पे 10G का मतलब है कि 10 गीगाबिट्स को सपोर्ट करता है। बेस का मतलब है बेस बैंड टेक्निक को यूज करता है। इसके बारे में हमने नेटवर्क बेसिक्स वीडियोस और स्विचिंग वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ये मल्टी मोड केबल टाइप को यूज करता है और इसका मैक्सिमम डिस्टेंस 400 मीटर्स होता है। इसी तरीके से 10G बेस LX4 ये भी मल्टी मोड को सपोर्ट करता है और 300 मीटर्स मैक्सिमम डिस्टेंस को सपोर्ट करता है। 10G बेस LR ये सिंगल मोड को सपोर्ट करता है, केबल टाइप यानी कि सिंगल मोड होगी, और 10 किलोमीटर तक इसका मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है। नेक्स्ट है 10G बेस E, ये भी सिंगल मोड केबल टाइप को सपोर्ट करता है और ये 30 किलोमीटर तक मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जो 10 Gbps को सपोर्ट करते हैं। इन सिंगल मोड और मल्टी मोड के स्टैंडर्ड्स को आप जरूरत के हिसाब से अपने नेटवर्क्स में यूज कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह की रिक्वायरमेंट आपकी नेटवर्क में हो डिस्टेंस से रिलेटेड, उस टाइप की केबल और स्टैंडर्ड को आप अपने एथरनेट नेटवर्क में यूज कर सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल्स को यूज करने का जो पहला कारण है वो होता है डिस्टेंस। अगर आपके कैंपस की बिल्डिंग्स के बीच में डिस्टेंस 100 मीटर से अधिक है
तो आप यूटीपी केबल की जगह फाइबर ऑप्टिक केबल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो कारण है जिनकी वजह से आप फाइबर ऑप्टिक केबल्स को यूज कर सकते हैं, उनमें से एक है कि जहां पे बहुत ही नॉइस हो, बहुत ही इंटरफेरेंस हो, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या ईएमआई। ऐसा आपको फैक्ट्री एरियाज में देखने को मिल सकता है, जहां पे आपकी कॉपर केबल या यूटीपी केबल अच्छी कैपेसिटी में डाटा को सेंड या रिसीव नहीं कर पाती है, तो वहां पे आप फाइबर ऑप्टिक केबल्स को यूज कर सकते हैं। और एक और कारण है जो कि है सिक्योरिटी। यूटीपी केबल्स वैसे तो बहुत सिक्योर हैं, लेकिन फिर भी इनमें से हल्का सिग्नल केबल के बाहर एमिट या लीक होता रहता है। तो ऐसे कॉर्पोरेट्स जो चाहते हैं कि उनका डेटा फुली सिक्योर रहे और कोई भी इस एमिशन या लीकेज का फायदा ना उठा सके, तो वो भी फाइबर ऑप्टिक केबल्स को यूज करते हैं, डेटा सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। चलिए इसे एक टेबल के थ्रू समराइज करते हैं। यहाँ पे हम तीनों तरह की एथरनेट केबल्स यानी कि यूटीपी, मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक और सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल्स का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो है आपके स्क्रीन पर, यानी कि कॉस्ट, तीनों में से कौन सी केबल कम या ज्यादा कॉस्टली है। स्विच पोर्ट पे, यानी कि जो इसका पोर्ट है उसकी कॉस्ट क्या पड़ती है। ऐसा हो सकता है कि केबल की कॉस्ट कम हो लेकिन जो स्विच पोर्ट है वो कॉस्टली हो और आपकी जो कंप्लीट इंस्टॉलेशन है वो इससे कॉस्टली हो जाती हो, तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। देन है मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर करती हैं ये केबल्स, इंटरफेरेंस से इनको कितना नुकसान होता है, और डेटा सिक्योरिटी यानी कि इनमें से डेटा लीक होने का खतरा किसमें ज्यादा और किसमें कम होता है। तो अगर हम बात करें तीनों केबल्स की, यूटीपी में कॉस्ट सबसे कम होती है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल्स की कॉस्ट यूटीपी से अधिक होती है और सिंगल मोड की भी यूटीपी केबल्स से अधिक होती है। ऐसा भी देखने को मिला है कि सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल्स की कॉस्ट मल्टी मोड केबल से कम होती है, लेकिन जो इसकी नेटवर्क में कंप्लीट इंस्टॉलेशन होती है वो कॉस्टली होती है। उसका कारण क्या है इसे समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। यूटीपी में स्विच पोर्ट कॉस्ट भी लो होती है। जो यूटीपी का एथरनेट है, लैन में हम केबलिंग करते हैं, वो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। यहाँ पे अगर मल्टी मोड की बात करें तो स्विच पोर्ट का जो प्राइस है वो मीडियम प्राइस है, यानी कि उसकी कॉस्ट स्विच की कम पड़ती है जिसके ऊपर इस तरह का पोर्ट होता है। लेकिन सिंगल मोड का जो स्विच है जिसके ऊपर सिंगल मोड ट्रांससीवर लगा हो, उसकी कॉस्ट हाई होती है। तो ये दोनों बातें मिलके सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल्स को कॉस्टली बना देती हैं। अब डिस्टेंस की बात करें तो सबसे कम डिस्टेंस यूटीपी केबल यानी कि मैक्सिमम 100 मीटर्स तक डेटा इसमें फ्लो कर सकता है। मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक्स में 500 मीटर्स तक और सिंगल मोड में अप टू 40 किलोमीटर्स तक डेटा जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल्स में। इसके बाद इंटरफेरेंस का खतरा यूटीपी केबल्स में कुछ ना कुछ रहता है, मल्टी मोड और सिंगल मोड में ये खतरा नहीं होता है। इसी तरीके से यूटीपी में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लीक होने का खतरा रहता है, लेकिन मल्टी मोड और सिंगल मोड में ये खतरा भी नहीं रहता है। अब बात करते हैं जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं उनमें से सीसीएनए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से की पॉइंट्स हैं। इनमें से की पॉइंट्स हैं कि आपको मल्टी मोड और सिंगल मोड में डिफरेंस पता होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो हमने लास्ट टेबल देखा है जिसमें हमने कंपैरिजन किया था यूटीपी में, सिंगल मोड में और मल्टी मोड एथरनेट केबल्स में, वो डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। जानते हैं कि जब लोकल एरिया नेटवर्क या लैन में दो या दो से अधिक नेटवर्क डिवाइसेस आपस में डेटा सेंड या रिसीव करना चाहते हैं तो एथरनेट एड्रेस का उसमें क्या रोल होता है। इसके साथ साथ हम एथरनेट फ्रेम फॉर्मेट के बारे में भी जानेंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सीसीएनए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो में जो बातें डिस्कस की गई हैं उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं जो आपको याद रखनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और YouTube पे वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जब भी नेटवर्क में कोई डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा सेंड करना चाहती है तो उसके पास डेस्टिनेशन का एड्रेस होना चाहिए। बिल्कुल वैसे जैसे आप किसी को मेल भेजना चाहते हैं तो आपके पास उसका मेल एड्रेस होना चाहिए जिसे आपने मेल भेजनी है। ऐसे ही नेटवर्क में हर एक कंप्यूटर या नेटवर्किंग डिवाइस का एड्रेस होना चाहिए, और ये पक्का या परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। टीसीपी/आईपी मॉडल की डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स ये पक्का एड्रेस या परमानेंट एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। लैन्स में डेटा लिंक लेयर का सबसे पॉपुलर प्रोटोकॉल है एथरनेट।
एथरनेट ये परमानेंट एड्रेस, जिसे कि एथरनेट एड्रेस या फिजिकल एड्रेस या मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेस भी कहा जाता है, प्रोवाइड करता है। ये मैक एड्रेस कंप्यूटर या कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस जो नेटवर्क को यूज करना चाहती है, जैसे कि पीसीज, लैपटॉप्स, मोबाइल डिवाइसेस, इनके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या एनआईसी पर, जिसे कि लैन कार्ड भी कहा जाता है, इम्प्रिंटेड होते हैं। और नेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे कि राउटर्स के केस में राउटर्स के पोर्ट्स या इंटरफेसेस पर ये इम्प्रिंटेड होते हैं। इस मैक एड्रेस को डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स आदि बनाते समय ही इस पर परमानेंटली इम्प्रिंट कर देते हैं और ये यूनिक होते हैं, यानी कि इसका कोई डुप्लीकेट नहीं होता है। इसीलिए इसे यूनिवर्सल मैक एड्रेस या ग्लोबल मैक एड्रेस भी कहा जाता है। मैक एड्रेस 48 बिट्स या 6 बाइट्स या 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स का होता है। इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहले 24 बिट्स या 3 बाइट्स या 6 हेक्साडेसिमल डिजिट्स OUI यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर कहलाता है। ये OUI नंबर IEEE मैन्युफैक्चरर्स को अलॉट करता है। एक वेंडर के द्वारा बनाए गए सभी एनआईसी या लैन कार्ड्स पर सेम OUI होता है। और दूसरा पार्ट है वेंडर असाइंड, जो कि एनआईसी के ऊपर वेंडर्स या मैन्युफैक्चरर्स असाइन करते हैं। इसका एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप मैक एड्रेस के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो इसका एक वीडियो पहले से मौजूद है, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन टाइम। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि मैक एड्रेस के फर्स्ट 24 बिट्स को क्या कहा जाता है। आपकी ऑप्शंस हैं A OUI, B IEEE या फिर C AUI। आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। मैक एड्रेस 3 टाइप के होते हैं। यूनिकास्ट 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है और सिंगल लैन कार्ड के इंटरफेस पर जो एड्रेस होता है उसे यूनिकास्ट एड्रेस कहते हैं। मल्टीकास्ट 1-to-many कम्युनिकेशन के लिए लैन में किसी ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करने के काम आता है। और ब्रॉडकास्ट लैन में मौजूद सभी डिवाइसेस को ब्रॉडकास्ट के काम आता है। जैसे जैसे आप इन नेटवर्किंग के टॉपिक्स को आगे पढ़ते जाएंगे तो इन सभी के बारे में आपको और भी क्लैरिटी होती जाएगी। अब ये मैक एड्रेस को डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए कैसे यूज किया जाता है, इसके लिए जानते हैं हम एथरनेट फ्रेम के बारे में। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डेटा यूनिट को सेकंड लेयर पर फ्रेम कहा जाता है। जब डेटा लिंक लेयर पर आता है तो डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल अपना हेडर और ट्रेलर इसमें ऐड कर देती हैं। बात एथरनेट की हो रही है तो एथरनेट का कॉमनली यूज होने वाला फॉर्मेट आपके स्क्रीन पर है। इसमें हेडर और ट्रेलर के अंदर डेटा और पैडिंग होती है। हेडर में सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस के साथ साथ कुछ और बाइट्स भी अलग अलग कामों के लिए यूज होती हैं। यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस का मतलब है मैक एड्रेसेस। इसमें प्रीएम्बल 7 बाइट्स का होता है और ये सिंक्रोनाइजेशन के काम आता है। SFD यानी कि स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर 1 बाइट का होता है और ये बताता है कि अगली बाइट से डेस्टिनेशन मैक एड्रेस शुरू हो रहा है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बताता है कि डेटा कहां भेजना है और ये 6 बाइट्स का होता है। सोर्स मैक एड्रेस में सेंडर का एड्रेस होता है और ये भी 6 बाइट्स का होता है। टाइप में नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल टाइप के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। काफी साल पहले तक बहुत से लेयर 3 प्रोटोकॉल्स पॉपुलर थे, जैसे कि नोवेल नेटवेयर का IPX, एप्पल का एप्पल टॉक। लेकिन आजकल एक ही प्रोटोकॉल IP और उसके 2 वर्जन्स IPv4 और IPv6 ही देखने को मिलते हैं। डेटा एंड पैड 46 बाइट से लेकर 1500 बाइट्स तक हो सकता है। इसमें लेयर 3 PDU और कॉमनली IPv4 या IPv6 पैकेट होते हैं। अगर डेटा यूनिट 46 बाइट से कम का होता है तो सेंडर पैडिंग ऐड करके इसे मिनिमम 46 बाइट्स का कर देता है। और अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ट्रेलर। इसमें 4 बाइट्स की FCS वैल्यू या फ्रेम चेक वैल्यू होती है। ये एरर डिटेक्शन या एरर चेकिंग के काम आती है। सेंडर फ्रेम सेंड करने से पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लगाकर कुछ पैरिटी वैल्यू जनरेट करता है और इसे ट्रेलर की FCS फील्ड में रखता है। डेस्टिनेशन कंप्यूटर फ्रेम की वैल्यू और इस FCS वैल्यू को कंपेयर करता है। इससे उसे पता चल जाता है कि फ्रेम सही है या उसमें एरर है और इस तरीके से वो एरर डिटेक्ट कर लेता है। आपको याद रखना है कि डेटा लिंक लेयर ही हेडर के साथ साथ ट्रेलर का यूज करते हैं। CCNA पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है वो है मैक एड्रेस का फॉर्मेट
कि इसमें फर्स्ट 24 बिट्स OUI के होते हैं और नेक्स्ट 24 बिट वेंडर असाइंड होते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि फ्रेम के ट्रेलर में FCS वैल्यू से एरर डिटेक्शन का काम डेटा लिंक लेयर पे परफॉर्म किया जाता है। हम जानेंगे कि नेटवर्क हब से नेटवर्क स्विचेस में कम्युनिकेशन हाफ ड्यूप्लेक्स पर होता है या फुल ड्यूप्लेक्स पर। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि स्विचेस और हब्स आपस में कैसे स्पीड हाफ और फुल ड्यूप्लेक्स मोड्स पर ऑटो निगोशिएट करते हैं, और लास्ट में CSMA CD के बारे में जानेंगे। हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स मोड्स के बारे में पहले से एक वीडियो अपलोडेड है। अगर आप मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। जो नए हैं उन्हें मैं हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जब लोकल एरिया नेटवर्क या LAN में दो या दो से अधिक नेटवर्क डिवाइसेस आपस में डेटा सेंड या रिसीव करना चाहती हैं, तो फुल ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन में दोनों डिवाइसेस साइमल्टेनियसली या एक साथ और एक ही समय पर डेटा सेंड और रिसीव कर सकती हैं, जबकि हाफ ड्यूप्लेक्स में दोनों डिवाइसेस डेटा सेंड और रिसीव तो कर सकती हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली या एक साथ और एक समय पर नहीं। सभी डिवाइसेस बारी बारी से डेटा सेंड और रिसीव कर सकती हैं। आप मुझे इसी वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि जब हब के साथ कनेक्टेड पीसी स्विच को डेटा सेंड करना चाहेगा तो उस पीसी से लेके स्विच तक डेटा किस मोड में ट्रांसमिट होगा। आपकी ऑप्शंस हैं A हाफ ड्यूप्लेक्स या फिर B फुल ड्यूप्लेक्स। आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। अब बात करते हैं हब्स और स्विचेस के बीच में डेटा कैसे फ्लो करता है। हब्स हाफ ड्यूप्लेक्स मोड से ट्रांसमिशन करते हैं, यानी कि हब से जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं उनमें से सिर्फ एक ही डिवाइस एक समय पर डेटा सेंड कर सकती है, जबकि नेटवर्क स्विचेस में बाय डिफॉल्ट फुल ड्यूप्लेक्स मोड एक्टिवेटेड होता है। तो स्विचेस फुल ड्यूप्लेक्स मोड में कम्युनिकेट करते हैं और नेटवर्क स्विच के साथ कनेक्टेड सभी डिवाइसेस एक ही समय पर डेटा सेंड और रिसीव कर सकती हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके नेटवर्क में दो स्विचेस और एक हब लगा है। अब इनमें से दोनों स्विचेस गीगाबिट इथरनेट को सपोर्ट करते हैं, यानी कि इन पर 1 Gbps या 1000 Mbps तक डेटा सेंड किया जा सकता है। हब्स एथरनेट स्टैंडर्ड यानी कि 10 Mbps को सपोर्ट करते हैं। PC1 पर जो NIC या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या LAN कार्ड लगा है वो एथरनेट स्टैंडर्ड यानी कि 10 Mbps को सपोर्ट करता है। PC2, PC3 और PC4 पर जो NIC कार्ड या LAN कार्ड्स लगे हैं वो फास्ट एथरनेट स्टैंडर्ड यानी कि 100 Mbps को सपोर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि डेटा किस मोड और किस स्पीड पर फ्लो होगा। नेटवर्क में PC1 PC2 को डेटा सेंड करना चाहता है तो डेटा किस स्पीड पर सेंड किया जाएगा। PC1 से फ्रेम नेटवर्क स्विच पर 10 Mbps पर जाएगा, क्योंकि जब भी गीगाबिट एथरनेट, फास्ट इथरनेट और एथरनेट पोर्ट्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो इनमें से जो कम बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है उसी की बैंडविड्थ पर डेटा सेंड किया जाएगा। इसे ही ऑटो निगोशिएशन कहते हैं। अब डेटा स्विच 1 से स्विच 2 पर 1000 Mbps से फ्लो करेगा, क्योंकि दोनों के पोर्ट्स 1000 Mbps को सपोर्ट करते हैं, और स्विच 2 से PC2 तक डेटा 100 Mbps पर जाएगा, क्योंकि स्विच 2 और PC2 दोनों 100 Mbps पर ऑटो निगोशिएट करेंगे। यहाँ पर बेशक फ्रेम अलग अलग स्पीड पर बैंडविड्थ के हिसाब से PC1 से PC2 तक गया, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन फुल ड्यूप्लेक्स मोड में हुआ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्विचेस फुल ड्यूप्लेक्स मोड पर वर्क करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं ऐसे नेटवर्क की जहां हब लगा हो। वैसे तो आपको आज शायद ही कोई ऐसा नेटवर्क मिले जहां पर नेटवर्क हब लगा हो, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे जानना जरूरी है। अब अगर PC3 PC4 को डेटा सेंड करना चाहता है तो एक तो ये कम्युनिकेशन 10 Mbps पर होगा और दूसरा हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में होगा, यानी कि एक ही समय पर डिवाइस डेटा या बिट्स सेंड कर पाएंगी या रिसीव कर पाएगी। मान लीजिए अगर कोई तीसरा डिवाइस भी डेटा सेंड कर देता है तो कोलिजन हो जाएगा और डेटा लॉस हो जाएगा। इसे प्रिवेंट करने के लिए हाफ ड्यूप्लेक्स नेटवर्क्स में एक एल्गोरिथम वर्क करता है, जिसे कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन या CSMA CD कहा जाता है। CSMA से मल्टीपल डिवाइसेस कैरियर को सेंस करके पता लगाती हैं कि कैरियर खाली है या नहीं, और खाली होने पर बिट्स सेंड कर देती हैं। लेकिन अगर फिर भी कोलिजन हो जाए
तो सीडी एल्गोरिथम एक्टिव हो जाएगा। जितने भी नोड्स ने डेटा सेंड किया है वो जैम सिग्नल भेज देंगे और एक रैंडम टाइमर स्टार्ट करेंगे जो अलग अलग समय पर खत्म होगा। और उसके बाद सभी डिवाइसेस डेटा को फिर से सीएसएमए एल्गोरिथम के हिसाब से सेंड करने की कोशिश करेंगे। अब अगर इन दोनों नेटवर्क्स को जोड़ दें तो क्या होगा? स्क्रीन पर दिए हुए नेटवर्क के हिसाब से पीसी 3 से डेटा हब तक और हब से स्विच 2 तक हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में फ्लो करेगा और बाकी के नेटवर्क में फुल ड्यूप्लेक्स मोड में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमने ये जाना कि लैन एनवायरनमेंट में हब्स और स्विचेस में ट्रांसमिशन कहां फुल ड्यूप्लेक्स और कहां हाफ ड्यूप्लेक्स होता है। इसके साथ हमने ये भी जाना कि जब दो डिवाइसेस अलग अलग बैंडविड्थ को सपोर्ट करती हों तो डेटा लोअर बैंडविड्थ वाले डिवाइस के अकॉर्डिंग ऑटो निगोशिएट होकर ट्रांसमिट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस की यूट्यूब पर नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।